आरसीए कार्यकारिणी की बहाली के बाद पहली हुई बैठक आरसीए अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बीसीसीआई के साथ एमओयू संबंधी मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। यह बड़ी खबर आपको बता दें कि आरसीए कार्यकारिणी की बहाली के बाद पहली बैठक हुई। आरसीए अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और बीसीसीआई के साथ एमओयू संबंधी मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। और महेश दातिच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, ये बताइए कि आरसीए की पहले तो भंग कर दी गई, उसके बाद उसकी बहाली कर दी गई और क्या पूरा अपडेट है? देखिए, आरसीए की बहाली के बाद कार्यकारिणी की ये पहली बैठक बुलाई है जो कि डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक जो है यहाँ पर आयोजित हुई है। मैं तस्वीरें जो है यहाँ पर दिखाना चाहूंगा और डॉक्टर जोशी साहब हमारे साथ में इस समय बातचीत के लिए भी मौजूद है। सर, क्या कुछ निर्णय बैठक में लिए गए हैं? अहम बैठक है। एडहॉक कमेटी को जिस राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए बनाया गया उसका फैसला हो गया। तो एडहॉक कमेटी के फैसले के बाद आरसीए जो पदाधिकारी उनको इंस्टीट्यूट हुए हैं, तो इसलिए मीटिंग की। एडहॉक कमेटी के जो फैसले रहे थे सर, उनका क्या रहेगा? एडहॉक कमेटी के सारे फैसलों को हमने रिव्यू किया है। एडहॉक कमेटी के सारे फैसलों की जानकारी लेने के बाद उनके क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, उसके बाद हमने कहा है कि सारी चीज हमारे सामने आएगी, फिर उसमें उचित कार्रवाई करेंगे। कमेटी के दौरान चुनाव भी हुए सर, कुछ जिलों में कुछ विवाद भी थे, तो ऐसे में किस तरह का जब एडहॉक कमेटी का जो गठन ही राजनीतिक उद्देश्य से किया गया और आरसीए पे कब्जा करने के लिए किया गया, तो उसमें जो भी इलीगल काम हुए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के खिलाफ जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई को हम नलीफाई करेंगे और जो एक उचित चुनी हुई डीसी थी उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष जरूरी नहीं सब हाथ में रहे, कोई एब्सेंट है तो एब्सेंट रहेगा। जो ट्रेजर है वो तो ट्रेजर हमारे नए हैं, वो है उसमें ट्रेजर का उनके पास तो कोई कोर्ट से ऑर्डर नहीं है। जो हमने फैसला किया, हमारा ट्रेजर हमारे साथ है। और सर, आरसीए की क्रिकेट की गतिविधियों को लेकर के कोई बातचीत, क्योंकि अभी एमओयू भी हमने इंटर जो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जो बाकी हैं, महिलाओं के जो टूर्नामेंट बाकी है, उनको आगे करने के लिए कमेटी बनाई, वो टूर्नामेंट सब करवाएगी। एमओयू के मामले में एमओयू के बारे में हमने फैसला किया है कि जो कमेटी बनानी, जिस कमेटी के माध्यम से जो पेमेंट करना है, उसके लिए आर्बिट्रेटर बैठा दे, जो हम बैठ के फैसला करेंगे। आज लिख रहे हैं हम कि एमओयू करने के संबंध में जो भी उचित कार्रवाई करनी है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन उसमें तैयार है नेगोशिएट करने के लिए। और बीसीसीआई के निलंबन के संबंध में तो आपको स्वयं में मालूम है, निलंबन करवाने वाले और रोकने वाले आपको जानकारी है। बीसीसीआई हम जब इलेक्ट हुए तभी हमने कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य राजस्थान में अच्छी क्रिकेट करना है और आरसीए को बीसीसीआई से रिकॉग्नाइज करना है। हम चुने हुए प्रतिनिधि का सम्मान कर रहे थे, और लेकिन बीसीसीआई की कंडीशन थी कि जो भी ललित मोदी जी के साथ एसोसिएट है, उनके खिलाफ आप जब तक कार्रवाई नहीं करोगे तब तक हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। उसी कॉन्सिक्वेंसेज में हमें कठिन निर्णय लेने पड़े, क्योंकि नागौर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से ललित मोदी जी इलेक्टेड थे और नागौर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी तक भी आज दिन तक रिकॉर्ड नहीं है आरसीए के अंदर। आरसीए के इलेक्टेड सेक्रेटरी है नादू जी, तो उनका कर्तव्य बनता था कि राजस्थान में क्रिकेट अच्छी हो तो रिकॉर्ड अपडेट करके ऑफिस में रिकॉर्ड में रखे। आज भी रिकॉर्ड नहीं है कि वो क्लब के मेंबर है या नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, ये जानकारी तो सबको है। खुद ललित मोदी जी ने ट्वीट करके कहा मेरा क्रिकेट से कोई लेना नहीं है, पर जो स्थितियां बनी हुई उसमें बीसीसीआई की जो कंप्लाइंस करनी है वो तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को ही करना पड़ेगा। उसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई किसी भी तरह ललित मोदी से एसोसिएट है तो हम राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये ओनस किस पर है? ये ओनस उन पर है जो ललित मोदी के साथ जुड़े हुए हैं। क्या ये सही नहीं है कि गंगानगर के जो क्रिकेट के हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या एसोसिएशन नहीं है? क्या अलवर के क्रिकेट में क्या उसका संबंध नहीं है? तो एक तरफ तो राजस्थान में क्रिकेट की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो बीसीसीआई की कंप्लेंट्स है उसमें ऑब्स्टेकल उठाने का काम करते हैं। तो उनके ऊपर ओनस बनता है कि राजस्थान में यदि क्रिकेट अच्छी करनी है तो रिमोट कंट्रोल से हटकर जो भी अच्छे क्रिकेट प्रेमी है, जो कानून के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत है, वो ढंग से क्रिकेट चलाए। और क्रिकेट तभी चल सकती है जब बीसीसीआई हमें रिकॉग्नाइज करे। बीसीसीआई रिकॉग्नाइज करने की जो कंडीशन है वो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, और पूरी करने के संबंध में हम बहाने बनाएं और एक्सक्यूज करें और अलग एक्सटेनियस प्रेशर को यूज करें तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष कहते रहे कि मोदी को वे हटा चुके हैं, ललित मोदी अब यहाँ नहीं है। कागज बताएं, आप ऐसा करें, उनको एक कागज तो बता दें। मैं आपको कहता हूँ, वो नांदू जी, ललित मोदी जी का कोई कागज पर आप टीवी को बता दें। आप हम आपको ऑथराइज करते हैं, वो आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को बता दें
कि ललित मोदी जी का लिखा हुआ क्लब के मेंबर नहीं है, वो नागौर डिस्ट्रिक्ट के क्रिकेट एसोसिएशन में नहीं संबंध है, तो वो कागज तो बताया जिस कागज को हम बीसीसीआई को भेज सके। मतलब मेरा दुर्भाग्य है कि आप टीवी वाले इसमें इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। जो तथ्य है राजस्थान की जनता के सामने वो रखना नहीं चाहते हैं। हम पे आरोप लगाया, हमने गमन किया, आज सामने स्पष्ट हो गई। तो हमने आईपीएल करने का काम किया। आईपीएल करना किस लिए किया? राजस्थान में क्रिकेट हो, वो क्रिकेट करने के लिए हमने इस लेवल पे गए कि सबको एकोमोडेट करके काम करें। उन्होंने खुद ने क्रिकेट में, आपको मालूम है किस तरह का स्टेडियम था, स्टेडियम के निर्माण में हर स्टेज पर, एवरी स्टेज पर बीसीसीआई का नॉमिनी था। जो उन्होंने कंडीशन रखी थी कि आप नहीं करोगे तो हम क्रिकेट आईपीएल मैच नहीं होने। तो इमरजेंसी में जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का उन्होंने डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन का काम करने का काम किया गया। उसके बाद भी आरोप लगाया पैसा एक आया नहीं, और आरोप लगाया भ्रष्टाचार। उल्टा है, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने कभी बताया प्रेस भारतीय जनता को कि जब ललित मोदी जी अध्यक्ष थे? तो चलते हैं, पीसीसी चीफ सचिन पायलट पहुंचे हैं और क्या कुछ चल रहा है वहां पे देखते हैं। तो कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं सचिन पायलट, देख रहे हैं आप तस्वीर वहां पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। काफी तादाद में समर्थकों की भीड़ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने जोश में जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं। और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। और दीपक व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये बताइए कि सचिन पायलट वहां पे पार्टी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, तो क्या कुछ वहां होने वाला है? देखिए, बिल्कुल पीसीसी चीफ सचिन पायलट यहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी वो कर लेंगे, लिहाजा उन्हें भी बधाई देने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो राजस्थान के अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं। इसके अलावा जो अभी नए विधायक भी चुनकर आए हैं वो भी यहां पर उन्हें तो ये अब तस्वीर देख रहे हैं, सचिन पायलट वो पार्टी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, पीसीसी पार्टी कार्यालय पे, जहां पर समर्थकों की काफी भीड़ नजर आई, काफी जोश में नजर आए कार्यकर्ता। कल की तैयारियों को लेकर थोड़ी देर पहले उन्होंने अल्बर्ट इलाके का जायजा लिया और वहां के इंतजामों को देखा, समीक्षा की। और अविनाश पांडे भी वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां के हालात का जायजा लिया, इंतजामों का जायजा लिया। और आपको बता दें कि कल शपथ ग्रहण समारोह है, जहां पर सचिन पायलट बतौर डिप्टी सीएम और बतौर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शपथ लेंगे। और इस मौके पर तमाम विपक्ष के नेता, दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो आरसीए अध्यक्ष सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जनता को टीवी के माध्यम से जानकारी मिलनी चाहिए, पर दुर्भाग्य है जो क्रिकेट को नहीं होने देने। आप खुद पता लगा ले, आप पढ़ ले बीसीसीआई की कंडीशन क्या है। बीसीसीआई की क्लियर कट कंडीशन है, जिस पर एफिडेविट दिया है, जिस पर हाई कोर्ट के जज के साथ एजीएम की मीटिंग हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट के क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने साइन लिख के दिए कि हम बीसीसीआई की कंडीशन को कंप्लेंट करेंगे। तो कंप्लेंट करने में सबसे पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट आती है। नागौर डिस्ट्रिक्ट का कोई भी कागज, मैं आपसे कहता हूं कि आप कम से कम इस रिकॉर्ड में हो तो बता दें। एडो कमेटी थी, रिकॉर्ड बता दें। एडो कमेटी का रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। सर, पहले आपने कहा था कि मैंने प्रश्न का जवाब ले रहा, आपने सब कर दिया कि अब हमारे जो है आरसीए का निलंबन समाप्त हो जाएगा। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं गलत, फिर कंफ्यूज दूर करिए अपना, बी क्लियर। आप रिस्पॉन्सिबल प्रेस की तरह रिस्पॉन्स करें। हमने स्टार्ट में कहा बीसीसीआई की कंप्लेंट जो है वो करने के लिए हमने लिख के भेजा। जिस डे इलेक्ट हुए हमने लिख के भेजा कि हम कंप्लेंट करेंगे। लिखा किसने? नांदू ने लिखा है। तो उन्होंने लिख के भेजा, उनको जानकारी नहीं थी कि हम कंप्लेंट करेंगे। कंप्लेंट जो लिखा हुआ है कि आप कंप्लेंट पे ये काम करिए कि जब तक ललित मोदी जी के साथ कोई भी एसोसिएशन रहेगा तब तक हम आरसीए को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो ये जानकारी उनको नहीं थी। वो सेक्रेटरी है, नागौर के सेक्रेटरी थे, नागौर ललित मोदी जी अध्यक्ष थे, ये जानकारी उनको है। तो ललित मोदी जी का क्रिकेट में नहीं है, ये राजस्थान की जनता को कागज बता दें। तब ये तो फिर आप प्रश्न तो मैं हमने उसको उठा दिया और निलंबन तो कोर्ट कौन गया? हमने अभी भी कहा, हम गए कोर्ट में। कौन गया? कोर्ट हमको रोक रखा है कि आप एजीएम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते।
कोर्ट में एजीएम कर, हम कल ही फैसला कर देंगे। अब आज भी जो मीटिंग थी वो सेक्रेटरी नोटिस निकालते जनरली, फिर आप इस पे आ गए। आप जिस बात समझ, जो सेक्रेटरी वही है, जिस बात नहीं आ रहे हैं जी। जो व्यक्ति और जो पदाधिकारी जिसकी जिम्मेदारी है राजस्थान में क्रिकेट अच्छी हो, वही व्यक्ति ये सब काम कर रहा है जिससे राजस्थान में क्रिकेट नहीं हो। ये नांदू जी आरसी के सेक्रेटरी हम सम्मान करते हैं, इसलिए उनको लेटर लिखवाया हमने। आज क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती है नागौर डिस्ट्रिक्ट के कागज राजस्थान की जनता को मिले? क्या आरसी के रिकॉर्ड में हो? बता रहे राजस्थान के रिकॉर्ड में कागज है, खाली कह देना वो नहीं है, ये नहीं, वो तो अलग बात है। कागज बताया, आप कागज मांगो ना भाई, वो क्या कहे मैं क्या, उससे क्या संबंध है? यदि रिकॉर्ड है तो जनता के सामने आना चाहिए, ये पूरी प्रेस सामने आपके। राजस्थान की जनता को मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में क्रिकेट क्यों नहीं हो रही है। क्या ये सही नहीं है कि बीसीसीआई की कंडीशन है कि बीसीसीआई कंडीशन में ये पार्ट है जिसमें डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने आईपीएल मैच के संबंध में लिख के दिया, हाईकोर्ट के जज ने मीटिंग को प्रिसाइड किया था, उसमें एफिडेविट लिख के साइन करके दिया। उसके बाद आज दिन तक राजस्थान के आरसीए में रिकॉर्ड नहीं है। ये रिकॉर्ड की जिम्मेदारी किसकी है? हमने लिख के भेजा आरबीआई के समय में, आप हमको सूचना तो आज तक सूचना नहीं दी, रिकॉर्ड भी नहीं है, तो हम अच्छा लगेगा, हमें नहीं बताया, कोई तकलीफ नहीं। राजस्थान की जनता को बता दे कि रिकॉर्ड है। ये सेक्रेटरी हम कह रहे हैं कि भाई आप क्या ये सही नहीं है कि गंगानगर के क्रिकेट के जो ऑफिस बिहेर रहे हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं या वो बीसीसीआई में रिप्रेजेंट नहीं करें, ये फैक्ट नहीं है। क्या ये सही नहीं है कि उनका बच्चा है जो सन उनका अलवर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में एसोसिएट है? क्या ये सही नहीं है कि नागौर के कागज आज दिन तक आरसीए के अंदर नहीं है? जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, जिम्मेदारी किसकी है? सीपी जोशी की है। ये जिम्मेदारी एक क्रिकेट लवर के रूप में नांदू जी की है, यदि वो क्रिकेट लवर है तो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के वो सेक्रेटरी हैं। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सीपी जोशी को, जो आरसीए के अध्यक्ष हैं, और बहाली के बाद पहली मीटिंग हुई, उसके बाद एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता से, और बता रहे थे कि किस तरह से गड़बड़ जाला है आरसीए में और किस तरह से ललित मोदी का जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली दखल है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि वो अब जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। जयपुर में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। कल अल्बर्ट हॉल में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। गहलोत ने समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। ट्रैफिक नहीं रोका जाए और महागठबंधन हो चुकी है और सब संकल्प किया है कि हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि जो हालात देश में हैं वो बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है कि जिस प्रकार घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल है वो समाप्त हो, विकास का माहौल बने देश के अंदर। कांग्रेस अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, वो अपना काम करेंगे, उनको अपना काम करना भी चाहिए। नहीं करेंगे तो जनता उनको कहेगी आप काम क्यों नहीं करो विपक्ष के रह करके। उनकी जो जिम्मेवारी मिली है इस चुनाव में, पिछली बार हमें मिली थी विपक्ष में रह के काम करने की, तो हमने काम किया, यहाँ पहुँच गए। अब उनकी जिम्मेवारी है कि वो वापस काम करके दिखा है। नहीं करेंगे हमारी भी शिकायत रहेगी तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। उसके बाद में जो हमेशा परंपरा रही है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करके कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात भी करेंगे और उसके बाद में फिर निर्णय होगा कि कब होगा। मैं तो 24/7 का आदमी हूँ, ठीक है, 365 डेज का। इसलिए मेरे लिए तो चाहे मैं कोई पद पे रहूँ या पद पे नहीं रहूँ, मैं लगातार जिंदगी मैंने ऐसे ही बिताई है, इसलिए मेरे को जिम्मेदारी बढ़ने की बात नहीं आती है। हाँ, ये बात जरूर है कि चैलेंज हमारे सामने है। राहुल का एकता प्लान काम कर गया है। कल जादूगर अशोक गहलोत और को पायलट सत्ता संभालेंगे। एकता का ये रंग आजादी के बाद पहली बार अल्बर्ट हॉल में हो रहे शपथ ग्रहण समारोह में दिखेगा। सत्ता पलट गई है पर परंपरा वही है। अब सियासी रण की गद्दी गहलोत को मिल गई है। कल मरुधरा की धरा एक नया आयाम लिखेगी। कल अशोक गहलोत बतौर मुख्यमंत्री और सचिन पायलट बतौर उप मुख्यमंत्री राज संभालेंगे। पर दिलचस्प बात यह है कि आजादी के बाद यह पहला मौका होगा जब प्रदेश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अल्बर्ट हॉल पर होगा। अनुभवी सम्राट और जोशीले युवराज का कल यानी 17 दिसंबर को अल्बर्ट हॉल के बाहर सुबह 10:30 बजे राज तिलक होगा। इस बार का शपथ ग्रहण समारोह खास रहने वाला है क्योंकि अल्बर्ट हॉल में पहली बार किसी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है।
जो जयपुर के इतिहास का प्रतीक है। अब तक राजभवन में ही शपथ लेने की परंपरा रही है। खुद गहलोत ने 2 बार राजभवन में शपथ ली है। बता दें कि पूरा कार्यक्रम 1 घंटे तक चलेगा, जिसमें सुरक्षा प्रोटोकॉल की खास व्यवस्था रहेगी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 54 आरएएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पहले यह कार्यक्रम जनपद पर किया जाना था और इसके लिए हाईकोर्ट ने सशर्त अनुमति दी थी, लेकिन तमाम औपचारिकताएं पूरी नहीं करने पड़े। इस कारण समारोह स्थल में अचानक परिवर्तन कर दिया गया। सीएसडीपी गुप्ता ने तमाम तैयारियों की 360 डिग्री समीक्षा करते हुए विभागों को जरूरी निर्देश दिए। अल्बर्ट हॉल के पास 3 स्टेज बनाए जाने के निर्देश। बीच वाला स्टेज 24 फीट लंबा बनाया जा रहा है। दोनों साइड वाले स्टेज 40-40 फीट लंबे बनाए जा रहे हैं। पांडाल, टेंट और कुर्सियों की व्यवस्था के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया। करीब 20 से 25 हजार व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होगी। रोशनी और लाइटिंग का इंतजाम ऊर्जा विभाग करेगा। पेयजल के लिए पीएचईडी विभाग को निर्देशित किया गया है। ट्रैफिक और पार्किंग के लिए यातायात विभाग के उच्च अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। साफ सफाई, कचरा प्रबंधन के लिए नगर निगम को जिम्मा दिया गया। कलेक्टर को ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए कहा गया। भव्य समारोह के प्रचार के लिए सारा काम डीआईपीआर के अधिकारियों के जिम्मे है। ये जो शपथ ग्रहण समारोह है 17 तारीख सोमवार को 10:30 बजे शपथ शुरू होगी और ये एल्बर्ट म्यूजियम के ऊपर इसमें व्यवस्था है। मंच वहाँ होगा और ये चौड़े रास्ते की तरफ फेसिंग, जो न्यू गेट है उस तरफ फेसिंग होगा। समारोह में किसी भी प्रकार की व्यवस्था न हो, इसके लिए पूरे माकूल इंतजाम किए गए हैं। अब इंतजार उस घड़ी का जब अनुभवी सम्राट और जोशीले युवराज का राज तिलक होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। ये तो स्पष्ट है कि कल अशोक गहलोत बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और को पायलट जो है सचिन पायलट हैं वो उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन अशोक गहलोत मंत्रिमंडल को लेकर कयासों का दौर जारी है। सूत्रों के हवाले से हमने कुछ ऐसे नाम तलाश किए हैं जिन्हें गहलोत कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जोधपुर से अपना सियासी सफर शुरू करने वाले अशोक गहलोत को न सिर्फ मरुधरा में सरकार चलाना है, बल्कि 2019 में कांग्रेस के उम्दा प्रदर्शन के लिए जमीन तैयार करने की भी उन पर जिम्मेदारी है। इसलिए अशोक गहलोत ऐसा मंत्रिमंडल चाहेंगे जो न सिर्फ मजबूत हो, बल्कि उसमें समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व भी हो। सूत्रों के मुताबिक सीएम और डिप्टी सीएम भले ही सोमवार को शपथ ले लें, लेकिन मंत्रिमंडल के गठन में 1-2 दिन की देरी हो सकती है। गहलोत मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों की बात करें तो राजसमंद के नाथद्वारा से विधायक सीपी जोशी, कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल, बीकानेर पश्चिम से विधायक बीडी कल्ला, चूरू के सुजानगढ़ से विधायक मास्टर भंवरलाल, जयपुर के झोटवाड़ा से लालचंद कटारिया, बांसवाड़ा के बागीतौरा से महेंद्रजीत सिंह मालविया, कोटा के सांगोद से विधायक भरत सिंह, चूरू के तारानगर से विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया, झुंझुनू से विधायक ब्रिजेंद्र ओला, सीकर के श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर के बायतू से विधायक हरीश चौधरी, दौसा के सिकराय से विधायक ममता भूपेश, अजमेर के केकड़ी से विधायक रघु शर्मा, जयपुर के हवा महल से विधायक महेश जोशी, अलवर के बानसूर से विधायक शकुंतला रावत, भरतपुर के कामा से विधायक जाहिदा खान, दौसा के लालसोट से विधायक प्रसादी लाल मीणा, करौली के सपोटरा से विधायक रमेश मीणा, बीकानेर के कोलायत से विधायक भंवर सिंह भाटी, नागौर के जायल से विधायक मंजू देवी, उदयपुर के खेरवाड़ा से विधायक दयाराम परमार, जयपुर के सिविल लाइंस से विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास, बूंदी के हिंडौली से विधायक अशोक चांदना, सीकर के लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा। इतना तय है कि गहलोत मंत्रिमंडल में अनुभव के साथ युवा जोश को भी शामिल किया जाएगा, तो महिलाओं के साथ ही सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की भी कोशिश होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट।
तो राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। सूबे को नए सीएम के साथ ही आने वाले दिनों में पुलिस महकमे में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसे लेकर महकमे में खलबली का माहौल है। हुकूमत बदली, बदलेंगे हाकिम। ब्यूरोक्रेसी में होंगे बड़े बदलाव। आईजी से लेकर जयपुर कमिश्नर बदलेंगे। किसे मिलेगा मौका, कौन जाएगा फील्ड में। सूबे में नई सरकार का गठन होने वाला है। नए सीएम की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। जाहिर है हुकूमत बदली है, तो ऐसे में अब सरकारी हाकिमों के भी दिन भी फिर सकते हैं। नई सरकार चहेते चेहरों पर विश्वास जता सकती है। किसी को बड़ा मौका मिल सकता है तो किसी को बड़ी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। कुछ के दिन फिरेंगे तो कुछ के दिन लदेंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में डीजीपी, एडीजी क्राइम, हेडक्वार्टर, एसओजी, एटीएस, एसीबी, लॉ एंड ऑर्डर, जयपुर पुलिस कमिश्नर, इसके अलावा जिले के एसपी स्तर तक बदलाव होंगे। अभी प्रदेश के डीजीपी ओपी गल्होत्रा है, लेकिन माना जा रहा है कि नई सरकार कपिल गर्ग पर विश्वास जता सकती है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के कपिल चहेते होने के साथ ही राजस्थान में सबसे सीनियर आईपीएस ऑफिसर भी हैं। गर्ग 2019 में रिटायर हो रहे हैं, इसलिए अगले डीजीपी बने इसकी संभावनाएं ज्यादा जताई जा रही हैं। वहीं डीजीपी गल्होत्रा को प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेजा जा सकता है। इनके अलावा सौरभ श्रीवास्तव को एडीजी इंटेलिजेंस बनाया जा सकता है। बीएल सोनी को एंटी करप्शन विभाग या एडीजी क्राइम लगाया जा सकता है। एमएन लाठर को लॉ एंड ऑर्डर या एडीजी हेडक्वार्टर लगाया जा सकता है। मौजूदा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एनआरके रेड्डी को डीजी होमगार्ड लगाया जा सकता है। जयपुर पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल को बदलकर उनकी जगह नए पुलिस कमिश्नर अनिल पालीवाल को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा राजू दासोद, मीना सिंह, रवि प्रकाश, सुनील दत्त, भूपेंद्र दत्त, बीजू जॉर्ज जोसेफ को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। अब इंतजार 17 दिसंबर का है, जब अशोक गहलोत के हाथ में हुकूमत आएगी, जिसके बाद हाकिमों के दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश गुसाई की रिपोर्ट। प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में आने के साथ ही राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा के फिर से शुरू होने की उम्मीद जगी है। ग्रामीण क्षेत्रों की लाइफलाइन कही जाने वाली ये बस सेवा पिछली गहलोत सरकार में शुरू हुई थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने आते ही इस बस सेवा को मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दिया, जिससे ये बस सेवा बंद हो गई थी। एक बार फिर गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा दोबारा सड़कों पर रफ्तार भरेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुगम और सस्ता यातायात साधन मिलेगा। अब हमें कई घंटों तक जीवों का इंतजार करना पड़ता है, और जीप भी मिल जाती है तो वो भी ओवरलोड मिलती है, तो उसमें भी हमें लटक के कैसे भी करके जाना पड़ता है। पहले वो बसें चलती थी ग्रामीण वाली, उसमें हमें बहुत फ़ायदा, सीट भी मिल जाती थी, आराम से बैठ के भी जाते थे। हाँ, उम्मीद तो है कि वापस ही कई वर्षों तक, अभी तक तो चली नहीं थी, अब कांग्रेस सरकार आने के बाद अब लगता है करके वापस से स्टार्ट हो जाएंगी। गहलोत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ये ग्रामीण परिवहन बस सेवाएं चलाई थी, जिससे आम आदमी को काफ़ी फायदा होता। तहसील हेडक्वार्टर पे पैसेंजर आ जाते थे, जिससे रोडवेज को भी इनकम होती थी। हाईवे पर रोडवेज गाड़ियाँ चलती थी। गहलोत सरकार जाने के बाद में रोडवेज खरीदने की मंजूरी ख़त्म कर दी, जिससे हमारी गाड़ियों की कंडीशन ख़राब है। अब हम भविष्य में ये चाहते हैं कि राज्य सरकार बदली है तो रोडवेज में कर्मचारियों को भर्ती की जाए, नए गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई जाए और गाँवों के लिए पुनः ग्रामीण परिवहन सेवाएं चालू की जाए। गत गहलोत सरकार में गांव की सड़कों पर दौड़ने वाली ये ग्रामीण बसें अब धूल फांक रही हैं। इनका कोई धनी धोरी नहीं है। गहलोत सरकार के दौरान पर किलोमीटर मिलने वाली सब्सिडी भाजपा सरकार ने बंद कर दी थी। ऐसे में ये ग्रामीण बसें अब धूल फांक रही हैं। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों की भी यह मांग थी कि इस तरह की बसों का संचालन पुनः किया जाए, कर्मचारियों की भर्ती की जाए और नई रोडवेज बसों की खरीद की जाए। इस पूरी मांगों को लेकर भाजपा सरकार के दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने कई आंदोलन भी किए और उसका परिणाम ये रहा कि मतदान के दौरान रोडवेज कर्मचारियों की नाराजगी देखने को मिली और सरकार बदलने का एक कारण भी यह रहा। ऐसे में अब कर्मचारी एक बार फिर ये मांग करने लगे हैं कि जो गाँव में परिवहन के लिए जो ये बसें थी, इनका संचालन पुनः किया जाए, जिससे ग्रामीण जनता को फायदा हो सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और अब बात करते हैं रतनगढ़ के वीर सपूत की, जो शनिवार को शहीद हो गया।
गांव भीचरी का 30 वर्षीय किशन सिंह जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गया। शहादत की खबर फैलते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। दहाड़ मारकर रोती औरतें और बिलखती माओ को निहारते बच्चे, तस्वीरें रतनगढ़ की है, जिसका एक सपूत देश की आन बान और शान पर कुर्बान हो गया। गांव भीचरी का 30 वर्षीय किशन सिंह जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गया, पर जाते जाते हिजबुल कमांडर जहूर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। बचपन से हम दोनों साथ में पले बड़े और खेले कूदे हैं, और इसकी क्या पहले इसने 0 से शुरुआत की हुई है और हमेशा से ये देशभक्ति का जज्बा रखता था, और इसी जज्बे के हिसाब से वो करीबन 2009-10 में ये भर्ती हुआ था, और हमेशा कभी भी इसको डर नाम लगने की तो कोई चीज़ थी नहीं, हमेशा लीड रोल में इसी का रोल रहता था। कहते हैं मौत के आगे किसी की एक नहीं चलती, और ये वो शय है जिसे एक से एक खूंखार शख्स भी पनाह मांगता है, पर किशन सिंह की बहादुरी ने मौत को भी बौना बना दिया।